नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम इसका इतिहास देखेंगे कि भारत में कब ये आया, कब कब इसका संशोधन हुआ, संशोधन के क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। जैसे हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट से रिलेटेड डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। और वीडियो के अंत में फूड इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित आज की क्लास में जो भी पढ़ेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ये पूरा ओवरव्यू क्लास है, ये पहला क्लास है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। 100% यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को आप यूट्यूब में या फिर हमारे एप्लीकेशन में डेमो के तौर पर देख सकते हैं। कंप्लीट सीरीज़ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा जो पेड है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। फूड इंस्पेक्टर का कंप्लीट पैकेज, साथ ही साथ स्पेशल हमने पार्ट 2 पैकेज भी निकाला हुआ है। अगर आप फूड इंस्पेक्टर का पार्ट 2 जो सिलेबस है अलग से अधिनियम वाला, वो भी परचेज़ करना चाहो तो दोनों परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ कैसे करना है उसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो का लिंक भी हम दे देंगे। आज रात को 8 बजे इसमें ऑफ़र शुरू हो रहा है, तो आप ऑफ़र से उस वीडियो से ऑफ़र की जानकारी ले सकते हैं। और आपको जो भी डाउट होगा आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है। और ये जो फूड इंस्पेक्टर का पैकेज है आपको अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। प्ले स्टोर में जाइएगा और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको फूड इंस्पेक्टर का पैकेज मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा वीडियो का। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास का जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जब भी कोई अधिनियम आता है तो वो जिस ईयर में आता है उसके नाम में वो ईयर जोड़ दिया जाता है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके और उनके हितों का, उनके अधिकारों की रक्षा किया जा सके। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं। ठीक है, उपभोक्ता के हितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उपभोक्ता कौन है? इस अधिनियम के अनुसार जो किसी न किसी तरीके से कोई वस्तु या सेवा खरीदता है। वस्तु तो सिंपल से आप समझ जाएंगे, जैसे आप मोबाइल खरीद रहे हैं, जैसे आप एक पेन भी खरीद रहे हैं तो वो वस्तु है, समझ आ जाता है। आप उसका उपभोक्ता हो, कहीं से भी खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हैं। ठीक है, सेवा क्या होता है? जैसे कि सर्विस भी हम खरीदते हैं। जैसे आप अगर जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो सिम को चलाने के लिए आप रिचार्ज करते हैं, तो वो कोई वस्तु नहीं है जो आप रिचार्ज कर रहे हैं, वो एक सर्विस है, एक सेवा है। तो इस तरह से आप जियो के उपभोक्ता हैं, है ना। तो ऐसा आप समझिए कि वस्तु या सेवा अगर आप खरीद रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं। तो अगर उपभोक्ता से कोई तरह का ऐसा फ्रॉडबाजी हो जाता है या उनके अधिकारों का शोषण होता है तो बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? ये अधिनियम जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये अधिनियम 1986 में लाया गया। लेकिन ये अचानक 1986 में भारत में कैसे आया, इसका भी इतिहास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पे आया। तो उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ में अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा किया गया। ये कंट्री का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि विश्व में उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिनियम सबसे पहले कहाँ पे आया? अमेरिका में आया। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 में, याद रखिएगा ये तारीख, 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति में
जो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक जो है अनुमोदित किया गया। तो ये जॉन एफ कैनेडी का नाम आप याद रखिएगा, इनको उपभोक्ता संरक्षण का जनक भी कहा जाता है। 15 मार्च आप याद रखिएगा, 15 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले 15 मार्च 1962 को अमेरिका में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक जो है वो पारित किया गया। तो आपको याद रखना है, इसी कारण 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कब शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को दिशा 1966 में JRD टाटा, जो पहले टाटा सन्स के चेयरमैन थे, भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं JRD टाटा, इनके नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई। फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पहले लाया गया JRD टाटा के नेतृत्व में, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उन पर बात की जा सके, है ना। उसके बाद 24 दिसंबर 1986, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 दिसंबर 1986 को तात्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो एक एक वर्ड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे 24 दिसंबर, यहाँ पे राजीव गांधी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। 24 दिसंबर 1986 को तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया, ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखना है। अब इस समय तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसी कारण 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में पारित हुआ था। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की होती है। पूछा जा सकता है केंद्र की होती है, राज्य की होती है। तो संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की होती है, क्योंकि राज्य से यह अपेक्षा होती है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के उचित संरक्षण एवं उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। क्यों लाया गया, ये इसका एक आधार बताया जा रहा है। यह अधिनियम संपूर्ण राष्ट्र में उपभोक्ता के संरक्षण का प्रमुख आधार है। देखिए, जब ये आपका 24 दिसंबर 1986 को संसद में पारित हुआ, तो 1 अप्रैल पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1987 को पूरे भारत देश में इसे लागू कर दिया गया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1987 में जम्मू एंड कश्मीर को 370 धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया था, है ना। तो 1 अप्रैल 1987 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत देश में इसको लागू किया गया। लेकिन आपको पता है कि धारा 370 हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। तो अब 31 अक्टूबर 2019 से ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जम्मू कश्मीर में भी लागू है, मतलब पूरे देश में अब ये लागू है। यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता माना जाता है, उपभोक्ताओं के अधिकार माना जाता है, उनको इस अधिनियम में स्वीकार किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किए गए हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं के संरक्षण, संवर्धन और उसके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में, राज्य में, इसके साथ साथ जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की गई है। आपको आगे मैं बताऊंगा, जैसे धारा 4 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किया गया, धारा आपका 7 में राज्य के लिए, और धारा 8 के ख में धारा 8 के क में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के लिए। तो आगे मैं पूरा धारा के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसमें इसके अधिनियम में है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किए जाएंगे।
अब यहाँ पे उपभोक्ता का अर्थ क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान, चाहे कोई वस्तु हो या सेवा, कोई भी सर्विस खरीदता है तो वो उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अगर वो नहीं खरीदता लेकिन विक्रेता से कोई भी डील कर लेता है, म्यूचुअल कोई सामान एक्सचेंज कर लेता है, या उसके अनुमति से कोई सामान रख के अगर उसका उपयोग करता है, सामान का आदान प्रदान करता है, उपयोग करता है, सेवा का उपयोग करता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता है। अतः हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, तो हम में से कोई ना कोई व्यक्ति उपभोक्ता ही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कुछ स्पेशल डेट याद रखेंगे, जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे लिखा भी है, वो चीज़ आप याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1987 से ये पूरे देश में लागू था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। फिर 31 अक्टूबर को 31/1/2019 को जब धारा 370 हटा, तब ये जम्मू और कश्मीर में भी लागू किया गया। उपभोक्ता संशोधन अधिनियम, ये हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे है संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कब कब हुआ, तो 3 बार संशोधन हुआ, 1993 में, 2002 में, उसके बाद 2019 में। पूछा जा सकता है कि बताइए कितने बार हुआ, या निम्न में से किस ईयर में संशोधन हुआ था या नहीं हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस अधिनियम में बाद में 1993 में व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दंड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया। 1993 और 1993 व 2002 में ये सारे संशोधन किए गए। 2019 का संशोधन थोड़ा बड़ा है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। 2019 का जो संशोधन है 20 जुलाई 2020 से लागू है। संशोधन का नाम है 2019, लेकिन लागू कब हुआ, 2020 में लागू हुआ। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, ठीक है। तो 20 जुलाई 2020 से ये लागू है। इसमें 2019 वाले संशोधन में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसमें 8 अध्याय एवं 107 धाराएं हैं, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आपका जो 4 अध्याय है, 4 अध्याय और आपका 31 धाराएं हैं। आगे मैं डिटेल इसका भी बताऊंगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि 2019 जो है 20 जुलाई 2020 से लागू है और इसमें 8 अध्याय और 107 धाराएं हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। क्यों लाया गया 2019 को, ताकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कमियों को सुधारा जा सके और उसे सशक्त बनाया जा सके। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज के डेट में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय नहीं थी। जैसे आज के डेट में ई कॉमर्स है, हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन में शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ के भी हम कंज्यूमर हो गए। 1986 में ऐसा इंटरनेट तो था नहीं उस समय, है ना, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता नहीं था। तो अगर उस तरीके से फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के हिसाब से कुछ निपटारा जो है सही तरीके से नहीं हो पाता था या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आज के वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए लाया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उपभोक्ताओं को शक्तिशाली बनाता है 2019 का अधिनियम। यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब अगर यहाँ पे 2019 में कोई बातें लिखी गई हैं तो उसे ही माना जाएगा, 1986 को अपडेट किया गया है। यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से एवं कम समय में काम करेगा। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी दी गई हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो भी विवाद है उसका निपटारा हो जाएगा, आपको त्वरित समाधान मिलेगा। इस विधेयक के माध्यम से सरकार उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया है। इस
अधिनियम के माध्यम से। उपभोक्ता विवाद के निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख तक के मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। देखिए, उपभोक्ता विवाद के जो भी मामले होते हैं उसके निवारण के लिए ऐसा नहीं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 लाख तक के नीचे के लिए कोई भी अगर आप मामला दर्ज करवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। उससे ऊपर अगर आप मामला दर्ज करवाते हैं तो शुल्क लगेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो प्रमुख प्रावधान है, जो चेंजेस हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में तो हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये अपडेट जो है आपको कोई बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी लेटेस्ट अपडेट बताया, तो अपडेटेड चीज़ें पूछी जाती है और बुक में अभी आप जो भी बुक आ रहा है मार्केट में वो अपडेट नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखना। लेटेस्ट चीज़ें एग्ज़ाम में 100% आपका आएगा। इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता प्राधिकरणों की स्थापना करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, उपभोक्ता प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए ये जो विधेयक है 2019 वाला जो संशोधन है ये लाया गया, क्योंकि अभी तक कोई नोडल एजेंसी या रेगुलेटर नहीं था जो कोई भी फ्रॉड हो रहा है उपभोक्ताओं के साथ उसको देखने के लिए या कोई नियम बनाने के लिए कोई एजेंसी नहीं था, कोई मध्यस्थता नहीं था। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सेबी जो है, सेबी है, आरबीआई है, ये एक नोडल एजेंसी है, रेगुलेटर है, जो बैंकिंग गतिविधियों को, जो भी इंडिया में जो इकोनॉमिकल गतिविधियां होती हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए नियम बनाती हैं, लाइसेंस बनाती हैं, है ना, और एक प्रॉपर गाइडेंस जारी करती है कि आपको ऐसा करना ही होगा। तो इसी तरीके से उपभोक्ता से संबंधित विवादों के निपटारा के लिए उपभोक्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसको शॉर्ट में CCPA अर्थात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नया आयोग लाया गया, नया रेगुलेटर, इसका नाम क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हिंदी में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए ये जो प्रावधान है अधिनियम की धारा 10 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 में नोडल एजेंसी के रूप में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना का प्रावधान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके अधिकार देखते हैं, जो ये चीज़ लाया जा रहा है, जो प्राधिकरण, जो एजेंसी लाया जा रहा है, इसके अधिकार हम देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार क्या क्या हैं। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच करना, जो भी शिकायत होगा उसका जांच ये करेगा। असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना, जो घातक या असुरक्षित वस्तु होंगे उस पर रोक लगाएगा कि आप उसका प्रोडक्शन नहीं करोगे या सेवा नहीं करोगे, उसको वापस लेना। अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, इससे पहले आप देखेंगे कि बहुत ही भ्रामक विज्ञापन आते हैं, ठीक है, आते थे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फेयर एंड लवली का ऐड आता था कि 21 दिन में गोरा कर दिया जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भ्रामक ऐड आते थे जिस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकती थी और गलत तरीके से बिजनेस किया जाता था। तो इसको रोकने के लिए भ्रामक विज्ञापन में कुछ भी बता रहे हो जबकि प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं, इसको रोकने के जो काम करेगा वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण करेगा। भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता, समर्थक और प्रकाशक पर जुर्माना लगा सकता है। अगर आप विज्ञापन बना रहे हैं या आप उसका प्रकाशन कर रहे हैं और वो गलत चीज़ है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राधिकरण को गलतफहमी पैदा करने वाले झूठे विज्ञापनों के निर्माताओं तथा उनका समर्थन करने वाले पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास का दंड लगाने का अधिकार होगा, ठीक है। जो CCPA है उसको ये अधिकार है कि कोई गलतफहमी पैदा करता है या झूठा विज्ञापन बनाता है तो उसको जुर्माना दे सकता है और जुर्माना के स्वरूप में 10 लाख रुपए का अर्थदंड, साथ ही साथ 2 साल तक का कारावास भी दे सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये परिषद उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा, है ना। उपभोक्ता से संबंधित जो भी मुद्दा होगा उसमें ये राय देगा, सलाहकार निकाय होगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी
और उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 34 अन्य सदस्य होंगे। ये बस जानकारी के लिए पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और NER मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्य के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री को भी शामिल किया जाएगा। विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान होगा। ठीक है, समूह में भी कार्य कर पाएंगे। इस नए अधिनियम के तहत सामान्य नियमों के अलावा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम, राज्य जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम, मध्यस्थता नियम, मॉडल नियम, ई कॉमर्स नियम, ये ई कॉमर्स और मध्यस्थता तो आपको अच्छे से याद रखना है, और उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया विनियम, मध्यस्थता विनियम और राज्य आयोग एवं जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी विनियम भी निहित है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे डिटेल भी बताऊंगा। फिर 2019 का जो संशोधन हुआ उसमें कुछ क्षेत्राधिकार को भी बढ़ाया गया। जैसे जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक के मामलों को देख सकता है, राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक, राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, ये आप राशि याद रखना। 1986 में कम था, लेकिन अब लेटेस्ट आपको डेटा याद रखना है। जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक, राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक। दाखिल करने के 21 दिनों के बाद शिकायत की स्वतः स्वीकार्यता होगी। अगर आपने शिकायत दाखिल किया, कोई देख नहीं रहा है, 21 दिन हो गया, तो आपको ये समझ जाना है कि वो स्वीकार कर लिया गया स्वतः ही। ठीक है, उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों को लागू करने का अधिकार होगा। जो भी उपभोक्ता आयोग आदेश देगा उसको लागू करना ही पड़ेगा, उसको ये अधिकार है। दूसरे चरण के बाद केवल कानून के सवालों पर अपील का अधिकार होगा। दूसरे चरण के बाद केवल कानून के सवालों पर अपील का अधिकार होगा। जो भी कानून कहता है कि क्या कहता है, तो उस पर आप अपील कर सकते हैं। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी, ये भी एक अपडेट है कि आयोग से संपर्क करने में आसानी होगी। निवास स्थान से फाइलिंग की सुविधा। पहले क्या होता था, पहले की जो 1986 का जो प्रावधान था, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप मुंबई या फिर दिल्ली घूमने गए, वहाँ से कोई प्रोडक्ट, कोई मोबाइल या फिर कोई चीज़ सस्ती मिलती है या फिर वहाँ का फेमस है कोई चीज़, वहाँ पे आपको पसंद आया, आपने ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको लगा कि डुप्लीकेट है या फिर सही नहीं है, तो आप क्या, पहले के केस में क्या होता था, आपको कंज्यूमर कोर्ट में अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करना है, शिकायत करना है, तो दिल्ली जाना पड़ता था। मतलब जहां आपने सामान खरीदा है वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब के केस में क्या हो गया, 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ, आप जहां निवास करते हैं वहां शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दिल्ली में सामान खरीदा कोई दिक्कत नहीं, आप घर बैठे जहां आपका निवास स्थान है वहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये सुविधा है। ई फाइलिंग की सुविधा, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, सुनवाई के लिए भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, वीडियो कॉल के थ्रू हो जाएगा। यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट में अगर फॉल्ट है ना, तो जो प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको क्षतिपूर्ति देना होगा। और पहले ऐसा था कि सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपने कोई ईयरफोन लिया, कोई मोबाइल लिया, वो फट गया, आपको उससे नुकसान हो गया, तो उसके लिए आप वो क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकते थे। लेकिन अब जो है, प्रोडक्ट से अगर आपको नुकसान होता है तो उसका भी क्षतिपूर्ति जो है विक्रेता या उत्पाद जो निर्माता है वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। दोषपूर्ण उत्पाद का आधार, किसको गलत उत्पाद या दोषपूर्ण उत्पाद बताया गया है इस अधिनियम में। निर्माण में खराबी, जो बिल्ड क्वालिटी है वो ख़राब है, डिज़ाइन में दोष, डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, वास्तविक उत्पाद का उत्पाद की घोषित विशेषताओं से अलग होना। जैसे ऑनलाइन में आप चीज़ें देखते हैं,
अमेजन में आप देखेंगे दिखने में सुंदर है, घर आके पता चला कि दिखने में बिल्कुल उसका अपोजिट ही है ना। तो ये सारी चीज़ें भी दोषपूर्ण उत्पाद होता है। प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना, जैसे आपने रिचार्ज किया फ़ोन में और फ़ोन में प्रॉपर बात ही नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक तरह का दोषपूर्ण सेवा है। निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना, 1 साल की वारंटी दिया है उस पर और 6 महीने ख़राब हो गया और वो वारंटी को कवर भी नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि आपने गलत तरीके से ख़राब कर दिया, इसकी गारंटी हम नहीं लेते। तो ये भी दोषपूर्ण उत्पाद का आधार है। उत्पाद की जिम्मेदारी क्या होगा, उत्पादक की जिम्मेदारी क्या होगा। यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ये चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है, जो 2 बार टाइप हो गया कि क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार जो है कौन होगा, उत्पाद निर्माता और विक्रेता। इसके बाद मध्यस्थता भी लाया गया नया चीज़ 2019 में, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को जोड़ा गया। मध्यस्थता में क्या है, अगर आपने किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा, सपोज़ आपने एप्पल का फ़ोन ख़रीदा, अब वो फ़ोन ख़राब हो गया बहुत जल्दी, अब आप एप्पल के फ़ोन की जो ख़राब हुआ, ऐप कंपनी में गए, एप्पल की कंपनी में, और आपने बोला कि आपका फ़ोन जो है ख़राब हो गया, मुझे या तो पैसा दो या नया प्रोडक्ट दो। फिर वो कंपनी ये बोलता है कि हम शुरू में बोलता है कि मना कर देता है कि हम नहीं देंगे, आपने गलत तरीके से चलाया होगा, ख़राब हो गया, कोई भी बहाना मारता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, ठीक है। फिर कंज्यूमर कोर्ट पहले ये बोलेगा कंपनी को कि आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लो, मध्यस्थता करने का ऑर्डर दे सकता है। अगर कंपनी उसका बात माना और आपस में सेटलमेंट कर दिया तो उससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा कि ठीक है मैं आपको मोबाइल चेंज करवा देता हूँ। या तो फिर कंपनी पहले से भी उसको कर सकता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत मत करो, मैं यहाँ से ही आपका रिप्लेसमेंट दे देता हूँ या पैसा दे देता हूँ। तो मध्यस्थता ऊपर से करवाया भी जा सकता है या ऊपर से ऑर्डर आने से पहले भी आपस में किया जा सकता है। तो ये जो सुविधा थी वो पहले नहीं थी, 2019 में जोड़ा गया, ठीक है। एक वैकल्पिक विवाद समाधान है मध्यस्थता। उपभोक्ता फोरम द्वारा मध्यस्थता जहां भी शुरू में ही समाधान की गुंजाइश हो और दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो। जैसे शुरू में समाधान की गुंजाइश हो जाती है कई जगह कि आप शिकायत मत करो, मैं आपका निपटारा कर देता हूँ, तो शुरू में समाधान की गुंजाइश है, वहाँ मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता केंद्रों को उपभोक्ता फोरम से जोड़ा जाएगा। अगर आपका मध्यस्थता नहीं होता तो मध्यस्थता केंद्र जाएंगे जिसको उपभोक्ता फोरम से जोड़ा जाएगा और वो कंपनी को बाध्य करेगा कि आप आपस में डील कर लो, फिर वो डील कर देता है तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले समाधान में अपील की सुविधा नहीं होगी। मध्यस्थता में आपका समाधान हो गया तो आप दोबारा और अपील नहीं कर सकते, ठीक है, कि मुझे किस तरीके से और कोई प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार समाधान हो गया मतलब वहाँ पे समाधान आपका हो गया, अपील नहीं कर पाओगे। विधेयक से उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ मिला वो हम देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये जो CCPA आया, इसके माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई। ये तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान की गुंजाइश हो ही जाती है, क्योंकि हर कोई कानूनी पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता, आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। नए युग के उपभोक्ता मुद्दों जैसे ई-कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान है। ई-कॉमर्स के संबंधित चीज़ों को हम देखते हैं। ई-कॉमर्स और अनुचित व्यवहार पर 2019 में नियम लाया गया कि अगर ई-कॉमर्स में आपका फ्रॉड हो सकता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप कोई ई-कॉमर्स कंपनी में देखते हैं कि वहाँ पे रिफ़ंड का कोई टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा ही नहीं कि पैसे कैसे रिफ़ंड होगा, तो आप वहाँ पे नहीं करेंगे। और अब के नियम के हिसाब से अगर कोई भी ऑफिशियली कोई चीज़ सेल कर रहा है ऑनलाइन, तो इन सारी चीज़ों का
उसको निवारण करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, एक्सचेंज हो गया, वारंटी हो गया, इनके बारे में सूचना कस्टमर को देना होगा अगर वो कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है तो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। कई बार ऐसा होता है जैसे आपने अमेजन से कोई चीज़ ऑर्डर किया, आपको वो पसंद नहीं आया या उसमें डिफेक्टिव है, आप उसको कॉल करेंगे, 48 घंटे हो गए वो भी जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा, आप शिकायत कर सकते हैं। 48 घंटों के भीतर शिकायत प्राप्ति की सूचना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देनी ही होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा भी करना होगा। ये नया नियम बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है। ये केवल परामर्श नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये आप एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करो प्लीज़, है ना, ये अनिवार्य, ऐसा करना ही पड़ेगा, ये एक नियम है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें से एक चीज़ ये है, तो इस पर हम देखते हैं। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सज़ा का प्रावधान है। अब सज़ा क्या क्या होगा? अगर वो पहली बार दोषी है तो पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत 2 साल की अवधि तक, मैक्सिमम 2 साल की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकता है, लाइसेंस को वो जो है सस्पेंड कर सकता है। दूसरी बार अगर वो दोबारा ऐसा गलती करता है ना, तो दूसरी बार दोषी पाए जाने पर लाइसेंस को सीधे रद्द कर देगा, दोबारा उस तरीके का कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। एक रद्द करने के बाद दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इनमें प्रावधान है। न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा। अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है उस समय उपभोक्ता का पता ही नहीं चलता, जैसे लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, उसमें से 10,000 लोग 50,000 लोग मिल गए, बाकी के लोग मिल ही नहीं रहे हैं कि कौन है, या फिर किसी ने क्लेम ही नहीं किया है, तो इस कंडीशन में उपभोक्ता कल्याण कोष में वो जो बचा पैसा है वो जमा कर दिया जाएगा। नौकरियों, निपटान, लंबित मामलों और अन्य मसलों पर राज्य आयोग हर तिमाही केंद्र सरकार को जानकारी देगा, समय समय पर सूचना देगा। अब लास्ट में हम कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है ना, ये है। तो इस दोनों में हम कंपेयर करेंगे क्या क्या चीज़ नया आया, और इसी टेबल में आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और यहाँ से चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पहला तो सबसे बड़ा चीज़ रेगुलेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नोडल एजेंसी पहले 1986 में नहीं था, नो सेपरेट रेगुलेटर, लेकिन अभी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी फॉर्म्ड, मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है लाया गया। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि कंज्यूमर को, उपभोक्ता को अधिकार देगा और उससे संबंधित नियम वगैरह बनाएगा, ये जैसा कि मैंने वीडियो में डिटेल से बताया। फिर उसके बाद है कंज्यूमर कोर्ट। यहाँ पे क्या है, कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स, मतलब शिकायतकर्ता के निवास स्थान जहाँ पर है वहाँ पर ही वो शिकायत कर सकता है। पहले क्या होता था, पहले जिस जगह से वो सामान खरीदा है वहाँ के कंज्यूमर कोर्ट में जाकर शिकायत करना पड़ता था, लेकिन अब इसको चेंज किया गया, जहाँ शिकायत करता, जहाँ जो उपभोक्ता रहता है वहाँ से शिकायत कर सकता है। ठीक है, फिर अगला है प्रोडक्ट लिएबिलिटी। उपभोक्ता किसी उत्पाद से हुए नुकसान के लिए मुआवजे के लिए मांग कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, आप मुआवजे के लिए मांग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई नुकसान हुआ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने ईयरफोन खरीदा और ईयरफोन से आपको नुकसान हो गया, ईयरफोन फट गया, कुछ दिक्कत हो गया, कुछ हेल्थ इशू हो गया, तो उसके लिए आप मुआवजा मांग सकते हैं 2019 के तहत, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उसके बाद अगला है, यहाँ पे जो क्षेत्राधिकार है, आर्थिक क्षेत्राधिकार, उसको बढ़ाया गया। जैसे जिला आयोग के लिए 1 करोड़ रुपए,
राज्य आयोग के लिए 1 से 10 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक। यहाँ पे जिला के लिए 20 लाख था, स्टेट के लिए 20 से 1 करोड़ और नेशनल के लिए 1 करोड़ से अधिक, जिसको बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स का जो प्रोविज़न है वो इसमें था ही नहीं, क्योंकि 1986 के समय ऐसी कुछ चीज़ें होती ही नहीं थी और 2019 में नया नियम बनाया गया, ई कॉमर्स के लिए नए नियम जोड़े गए। उसके बाद लास्ट में मध्यस्थता वाला ऑप्शन, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अब 2019 में कोर्ट मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करवा सकता है। ठीक है, या तो खुद से करवा देगा या फिर उससे पहले भी जो कंज्यूमर रहेंगे और जो विक्रेता रहेगा, जो सेलर रहेगा, आपस में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 2019 में जो भी संशोधन हुए मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम वापस आते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य मतलब इसके लाने के उद्देश्य में क्या क्या लिखा हुआ है, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसके अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकार में अब थोड़ा फोकस करना, अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य बहुत सिंपल है, इसको एक बार सिर्फ पढ़ देता हूँ। उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए, अधिकारों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ता विवाद के निपटारों के लिए, ठीक है, और उपभोक्ता परिषद आदि की स्थापना के लिए इसको लाया गया। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति दिलवाने के लिए, अशिक्षित उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के लिए शिक्षित करना, ये इसका उद्देश्य था। उपभोक्ताओं की उचित स्तर, उचित मात्रा एवं शुद्ध उत्पाद दिलवाना, उचित व्यापार पर नियंत्रण करना, अनुचित व्यापार के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालयों के जरिए राहत दिलाना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। इसके अधिकार ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये 6 अधिकार आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे उपभोक्ता उत्पाद के व्यापार से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। ठीक है, ये आपको सुरक्षा का अधिकार देता है ऐसे प्रोडक्ट्स से भी जो आपकी जान के लिए खतरे से भरा हुआ है। ठीक है, तो सुरक्षा का अधिकार, ये पॉइंट आप याद रखना। उपभोक्ता उत्पादों को किस्म, मात्रा, शुद्धता, मानक, मूल्य के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, आप कौन सी किस्म का प्रोडक्ट है वो देख सकते हो, कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी का है, कितना शुद्ध है वो, कितने मानक का है। ठीक है, और उसका मूल्य क्या होगा, ये सारे संबंध के बारे में आप सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यह आश्वासित करने का अधिकार कि जहां संभव हो प्रतियोगी मूल्य पर विभिन्न उत्पादों हेतु पहुंच होगी। मतलब जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा ना हो, निर्धारित मूल्य के आसपास, जो प्रतियोगी बाजार है उसके मूल्य के आसपास जो है आपको प्रोडक्ट मिले। उपभोक्ता परिवादों की समुचित उपभोक्ता मंच में सुनवाई का अधिकार, जल्द से जल्द, परिवादों का मतलब होता है शिकायत, तो शिकायत की सुनवाई का अधिकार। अनुचित व्यापार अथवा उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालयों के जरिए, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है ना, उपभोक्ता न्यायालयों के जरिए राहत प्राप्त करने का अधिकार और उपभोक्ता उन्नति का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हैं। अब आगे हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का। अगर आप ऑफिशियल PDF भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 1986 का अधिनियम संख्यांक 68, 24 दिसंबर, आपको ये डेट याद रखना है। शुरुआत में ही मैंने ये डेट आपको बता दिया था, 24 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ। उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। पूरा उद्देश्य शॉर्ट में कानूनी भाषा में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय हैं और कुल 31 धाराएं हैं, जबकि 2019 में मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है टोटल जो धाराएं हैं 4 की जगह 8 हो गया और यहाँ पे 31 की जगह जो है 107। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, 4 का डबल 8 हो गया और यहाँ पे 1 और 7 इन दोनों को टोटल करेंगे तो भी 8 होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आपको ये याद रखना है 4 धाराएं हैं और 4 अध्याय है और 31 धाराएं हैं। अध्याय है 4, धाराएं हैं 31। अध्याय का क्रमांक यहाँ पे देखते हैं और उसका नाम यहाँ पे देखते हैं और उस अध्याय में कहाँ से कहाँ तक की धाराओं को रखा गया ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक। धारा 1 से लेकर 3 जो है अध्याय 1 के अंतर्गत आता है। 2 का नाम है उपभोक्ता संरक्षण परिषद, 4 से लेकर 8 तक आता है। ठीक है, तीसरा है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण, इसका मतलब होता है विवाद निवारण एजेंसियां, 9 से लेकर 27 तक धारा इसमें आता है। फिर धारा 4 प्रकीर्ण मतलब विविध मतलब मिसलेनियस, अन्य जो भी चीज़ें हैं उसको 28 से लेकर 31 में रखा गया है। तो 4 अध्याय, इन चारों के नाम ये याद रखेंगे। धारा वैसे पूछा नहीं जाएगा कि किस से कौन सा जो धारा है वो किस अध्याय में, एकदम रेयर है अगर पूछ दिया गया। फिर भी आप चाहो तो जो टेबल मैंने बताया है, जो जैसा बनाया है ऐसा आप याद रख सकते हैं। अब एक बार सारे धारा के जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका डिटेल भी हम पढ़ेंगे। नाम हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड MCQs वगैरह हम देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धाराएं क्या क्या प्रावधान है ये हम देखते हैं। धारा 1 का जो नाम है वो है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। अब इस पर हम नाम पढ़ते हैं, बाद में हम डिटेलिंग करेंगे। धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाओं में इतने सारे चीज़ों के बारे में परिभाषा जो है वो बताया गया है, जैसे समुचित प्रयोगशाला, शाखा कार्यशाला, शिकायतकर्ता, शिकायत, उपभोक्ता विवाद, त्रुटि, कमी, जिला फोरम, माल उत्पादक, सदस्य, राष्ट्रीय आयोग, अधिसूचना, व्यक्ति, निर्धारित विनियम, प्रतिबंधित व्यापार अभ्यास, सेवा, नकली माल और सेवाएं, राज्य आयोग, व्यापारी, अनुसूचित व्यापार व्यवहार, ये सब चीज़ जो लिखा हुआ है इसका एक्चुअल परिभाषा क्या होगा वो सब धारा 2 में पता चलेगा। ठीक है, धारा 2 का जो है एक टाइटल क्या है, परिभाषा, ये आपको याद रखना है। धारा 3 में क्या है, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना, किसी अन्य कानून की कमी में अधिनियम नहीं। कुछ जगह ऐसा लिखा रहता है और कुछ जगह सरल शब्द में ऐसा लिख देता है, तो ब्रैकेट में मैंने दोनों लिख दिया। कहीं से भी पढ़ोगे उसका जो मतलब है जब डिटेलिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। धारा 4 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये धारा 4 हो गया। इसी तरह धारा 7 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है और धारा 8 का क में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। ये 4, 7 और 8 स्पेशली याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, धारा 5 में केंद्रीय परिषद के अधिवेशनों की प्रक्रिया, 6 में है केंद्रीय परिषद के उद्देश्य, 7 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, 8 में है राज्य परिषद के उद्देश्य, 8 क में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, धारा 8 ख में जिला परिषद के उद्देश्य, धारा 9 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना, मतलब उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की स्थापना। फिर धारा 10 में जिला पीठ की संरचना, धारा 11 में जिला पीठ की अधिकारिता, 12 में वह रीति जिसमें विवाद किया जाएगा, 13 में परिवादों के ग्रहण होने पर प्रक्रिया, 14 में जिला पीठ के निष्कर्ष, 15 में अपील, 16 में है आपका राज्य आयोग की संरचना, 17 में राज्य आयोग की अधिकारिता, 17 क में मामलों का अंतरण। जहाँ पे क ख ऐसे लिखा है यहाँ पे आप ब्रैकेट में A B ऐसे भी लिख लेना, कभी कभी ऑप्शन में क ख ग ख नहीं दे दिया रहता है, ABCD दे दिया रहता है ना, तो ऐसा आप लिख लेना। मामलों का अंतरण है ये धारा 17 ख है, सर्किट न्यायपीठ है। 18 राज्य आयोग पर लागू प्रक्रिया, 19 अपील, धारा 19 क में अपील की सुनवाई, धारा 20 में राष्ट्रीय आयोग का गठन, 21 में राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, 22 में राष्ट्रीय आयोग की शक्ति एवं उसे लागू करने की प्रक्रिया, धारा 22A मतलब 22 क में एक पक्षीय आदेशों को अपास करने की शक्ति, धारा 22 ख में मामलों का अंतरण, 22 ग में सर्किट न्यायपीठें, धारा 22 घ में है मतलब यहाँ पे आप A B C D ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। 22 के D में अध्यक्ष के पद में रिक्ति,
23 में अपील, 24 में है आदेशों की अंतिमता, 24 क में परिसीमा अवधि, 24 ख में प्रशासनिक नियंत्रण, 25 में जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, अभी फटफट नाम पढ़ लेते हैं। धारा 26 में तंग एवं परेशान करने वाले परिवादों का खारिज किया जाना। धारा 27 में शास्तियाँ, 27 का है धारा 27 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील। 28 से सद्भावपूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। 28 का में सूचना आदि की तामील। 29 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 29 का में रिक्तियों या नियुक्तियों में त्रुटियों से आदेश का अविधिमान्य न होना। फिर 30 में है नियम बनाने की शक्ति। 30 का में विनियमन बनाने की राष्ट्रीय आयोग की शक्ति। धारा 31 में नियमों और विनियमों का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना। तो ये टोटल धाराओं के नाम हो गए। अब आज जितना भी हमने पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पिछले साल जो भी फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए हैं इससे पहले, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आज की क्लास से संबंधित पूछे गए हैं, है ना। पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया। क्यों किया गया? उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए, ये सही है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिषदों की स्थापना करने के लिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो डी है ये सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 3 किससे संबंधित है? देखिए परिभाषा इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। धारा 3 जो है एक्चुअल में धारा 3 में क्या लिखा था? किसी अन्य कानून की कमी में अधिनियम नहीं, है ना। इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का द्वारा विनियम बनाए जा सकते हैं? इसका जो आंसर वो है धारा 30A, ठीक है। मैं पीछे करके आपको दिखा देता हूँ। 30A देखिए, विनियम बनाने की राष्ट्रीय आयोग की शक्ति। तो ये क्वेश्चन आया था। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक कब पारित हुआ? तो ये जो विधेयक है कब पारित हुआ? भारत में 24 दिसंबर 1986 को, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक भारत में लागू कब हुआ? देखिए पारित हुआ 24 दिसंबर को, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 अप्रैल 1987 को। और आपको ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू हुआ था, लेकिन बाद में 31 अक्टूबर को, याद आप इसको 31 कर लेना, 31 अक्टूबर 2019 को ये पूरे भारत में लागू हुआ, क्योंकि धारा 370 खत्म किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपको याद रखना है मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और अगर अंतर्राष्ट्रीय लिखा रहेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 15 मार्च 1962 को ये अमेरिका में पारित किया गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय में 15 मार्च और राष्ट्रीय में 24 दिसंबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? 4 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं, जबकि 2019 वाले में 8 अध्याय और 107 धाराएं हैं। निम्न में से उपभोक्ता अधिकार कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार है, मैंने आपको बताया था। सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये भी है। उपभोक्ता न्यायालय के जरिए राहत पाने का अधिकार ये भी है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया? हमने देखा था प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जबकि राष्ट्रपति थे आपका ज्ञानी जेल सिंह, है ना। तो ये जो ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपको आएगा, तो ज्ञानी जेल सिंह आपको नाम याद रखना है। फिर अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया? ये 20 जुलाई 2020 को, ये दो ऑप्शन सी सही होगा। 20 जुलाई 2020 को याद रखेंगे, ये 2019 है, लेकिन यहाँ पे 2019 नहीं 2020 आपको याद रखना है। 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया, और 30 जुलाई 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ था।
जबकि 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये पारित हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन से प्रावधान 2019 में जोड़े गए? देखते हैं ऑप्शन। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA एक नोडल एजेंसी धारा 10 की तहत जोड़ा गया, आपको बताया था, ये सही हो गया। मध्यस्थता वैकल्पिक समाधान तंत्र, ये भी जोड़ा गया था। मीडिएटर की आपस में समाधान कर लो और सही तरीका यही रहेगा, सरल से सरल उपाय हो जाएगा, जल्दी से जल्दी उपाय हो जाएगा, ये जोड़ा गया था, है ना। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये भी जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन किया गया? हमने देखा धारा 4 के अंदर केंद्रीय, और राज्य उपभोक्ता परिषद जो है वो धारा 7 के अंतर्गत, और जिला की अगर हम बात करें तो 8 क, याद रखेंगे 8 क के अंतर्गत जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के स्थापना का प्रावधान है। फिर आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय हैं? हमने इसमें देखा था 2019 में टोटल 8 अध्याय और 107 धाराएं हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किस धारा में नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 2019 के धारा 10 में ये प्रावधान है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कब संशोधन किया गया? 3 बार संशोधन हुआ था, 93 में भी हुआ था, 3 में भी हुआ था, और 2019 में सबसे बड़ा संशोधन, सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन। तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। विश्व उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? 15 मार्च 1962 को आपका अमेरिका में ये पारित हुआ, इसलिए आपको याद रखना कि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कंप्लीट फूड इंस्पेक्टर का पैकेज चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक में भी हम हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम में भी हम हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करना ही करना है। इसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, तो इंस्टाग्राम में आप अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करें और हमें फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।